సైనికుడికి అన్యాయం జరిగింది సార్. पुनरालोचन करना पड़ेगा अग्निपथ स्कीम. నరేంద్ర మోడీ నువ్వు ఫలితాలు తగ్గకపోతే రాజీనామా చేయరా బాబు. చర్చడానికి చర్చించడానికి ఉంది, రాజకీయ ప్రమేయం ఉందని భావిస్తా ఉన్నాం. नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी. हफ्ते की बड़ी बहस में आज बात करेंगे अग्निपथ की आग पर. సైనికుడికి అన్యాయం జరిగింది సార్. पुनरालोचन करना पड़ेगा अग्निपथ स्कीम. నరేంద్ర మోడీ నువ్వు ఫలితాలు తగ్గకపోతే రాజీనామా చేయరా బాబు. చర్చడానికి చర్చించడానికి ఉంది, రాజకీయ ప్రమేయం ఉందని భావిస్తా ఉన్నాం. मोदी सरकार से अपोजिशन और बेरोजगार ये सवाल करते रहे कि हुकूमत नौजवानों को रोजगार कब देगी. और अब जब मोदी सरकार ने नौजवानों के लिए फौज में आर्जी मुलाजिमतों के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया तो पूरे मुल्क में आग लगी हुई है. वजह है कि नौजवान मोदी सरकार की ये 4 साल की नौकरी नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस स्कीम के तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के नौजवानों को 4 साल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर फौज में भर्ती किया जाएगा. इनमें से 25% नौजवानों को काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर परमानेंट नौकरी दी जाएगी. दीगर को बिना किसी पेंशन के फौज की नौकरी छोड़नी पड़ेगी. अग्निपथ स्कीम के ऐलान के साथ ही फौज में मुलाजमत के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों में बेचैनी बढ़ गई और नौजवान सड़कों पर उतर आए. देखते ही देखते एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया. मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में भी एहतजाज किया गया. जुमे को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नौजवानों ने जमकर हंगामा किया. रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया. ट्रेनों को आग लगाई, तोड़फोड़ की गई और इस तबाही को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ. अग्निपथ की आग मुल्क भर में पहुंच गई है. बीजेपी ने एहतजाज के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया. टीआरएस ने मरकजी हुकूमत के गलत फैसले को एहतजाज के लिए जिम्मेदार करार दिया और वहीं कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने मरकजी हुकूमत को एहतजाज और तशद्दुद के लिए जिम्मेदार करार दिया. अब सवाल यह है कि क्यों नौजवानों का फूटा गुस्सा, क्या मरकजी हुकूमत नौजवानों को समझाने में नाकाम हुई है और अब अग्निपथ की आग पर सियासत हो रही है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या नोटबंदी, जीएसटी, किसान कवानीन की तरह अग्निपथ का भी वही हश्र होगा. अग्निपथ के पीछे क्या है हुकूमत का मंसूबा? जो आग भड़की है ये कैसे बुझेगी? क्या हुकूमत अपना फैसला वापस लेगी? कैसे निकलेगा अग्निपथ स्कीम को अग्नि से निकालने का रास्ता? आज हम अपनी डिबेट में इस तरह के कई सवालों को जानने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ हैं खास मेहमान जुड़ चुके हैं. सीनियर कांग्रेस लीडर ताहिर बिन हमदान जुड़ेंगे और टीआरएस तर्जुमान और सदर नशीन TSEWIDC शुभेंदु शेखर और अवस्थी शुभेंदु शेखर अवस्थी है, जो कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. फिलहाल टीआरएस की तरफ से श्रीधर रेड्डी और बीजेपी की तरफ से शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ चुके हैं. आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है. शुभेंदु जी, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि सरकार की तरफ से अब सफाई दी जा रही है. सेना के ओहदेदारों को भी अब लगाया गया है कि इस स्कीम के बारे में नौजवानों को समझाया जाए. सर, 1 रैंक 1 पेंशन की बात होते होते अब सीधे हम 4 साल वाली नौकरी पर आ गए हैं. नौजवानों को कैसे समझाएंगे कि ये उनके फ्यूचर के लिए 4 साल के बाद और भी रास्ते होंगे? देखिए जिलानी साहब, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ. आज युवा 21 साल तक तो इधर से उधर भटकता ही रहता है जी. कोई काम नहीं है और अपनी तैयारी और उसके आगे के प्रोसेस को निभाता है. हमने एक अलग से फैसिलिटी दी कि ये जो युवा हैं इनको 4 साल की यदि ट्रेनिंग मिलती है जी, और इस ट्रेनिंग में, सेना की ट्रेनिंग में, वो जब सेना की ट्रेनिंग के बाद निकलता है तो वो एक अच्छा नागरिक बन के निकलेगा, भारत देश को अपना देश मानने वाला नागरिक निकलेगा और एक डिसिप्लिन वर्कर निकलेगा. इस डिसिप्लिन वर्कर एक भारतीय, जो भारत को अपना देश मानने वाला है, भारत के ऊपर मत मिटने वाला एक बड़ा स्वाभिमान व्यक्ति निकलेगा. इसको लाकर हमने एक अच्छी योजना लाई है. अभी छात्रों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है, उनको योजना के विषय में नहीं मालूम है,
कुछ छात्र जो अभी जस्ट जिनका एज 21 साल से ऊपर निकला है, तो उसके लिए अभी शुरुआती समय पर 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और जब वो निकलेगा तो बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में उसको कोटा मिलेगा, उसको आगे जॉब मिलेगी। बच्चों को कुछ समझाने की जगह पर जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं, जो पूरे मुल्क में एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस और हमारी विपक्षी पार्टियां अपने बलबूते पर कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा कर सकती हैं। इसके कारण जो भारत में जो भी आंदोलन खड़ा होता है उसके पीछे इनका हाथ रहता है। अभी बिहार का रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो स्ट्राइक हुई हो, या लेकिन शुभेंदु जी, अपोजिशन तो आपके तरीकेकार पर सवाल उठा रहा है कि आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की, फिर आप अब तक नौकरियां देने में नाकाम रहे, और जब आप नौकरी देना शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी जो है टेम्पररी जॉब्स की बात हो रही है। युवा भी ये पूछ रहे हैं कि हम 4 साल के बाद क्या करेंगे, तो समझा नहीं पाए, युवा समझ नहीं पाए। लेकिन इसमें सियासत अब हो रही है। श्रीधर रेड्डी टीआरएस की तरफ से हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन। श्रीधर रेड्डी जी, युवाओं के पीछे अपोजिशन है, बीजेपी का सीधा इल्जाम। गलत इल्जाम है। खुद के जो नाकामियां हैं, खुद के जो गलतियां हैं, उसको ना समझते हुए जब भी कोई ऐसा आंदोलन होगा, दूसरों के ऊपर गलत इल्जाम रखना, ये भाजपा का आदत हो गया है। जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उन लोगों को बोले कि ये खालिस्तान के टेररिस्ट यहाँ पर दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। 1 साल 1.5 साल के बाद फिर वो काले जो लॉस है उसको वापस ले लिए। तब कौन सा खालिस्तान की आंदोलन से आप लोग वापस ले लिए? आज देश की नवयुवाओं ने ये स्कीम गलत है बोल के उन लोग आंदोलन कर रहे हैं। और बहुत सारे जो आर्मी में काम किए थे पहले, जो आर्मी में रिक्रूटमेंट देख रहे थे, आर्मी में पर्सनल ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पे जो लोग काम किए, उन लोग भी ये बोल रहे थे कल से कि ये गलत स्कीम है। आर्मी में ऐसा आप टेम्पररी रिक्रूटमेंट का काम नहीं करते। पहले गवर्नमेंट्स के सामने ये मुद्दा आया था ऐसा कि हम लोग ये 4 साल 5 साल जैसा टेम्पररी रिक्रूटमेंट करने का मुद्दा है, तो उन लोग आउटराइट इसको रिजेक्ट कर दिए, ना बोल दिए। आज खाली पेंशन की पैसे जो बचाने के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स बचाने के लिए इतना गिरी हुई ये सोच एनडीए सरकार, मोदी सरकार लाए हैं। कभी ऐसा कोई भी एक जगह हमारे पास देश में, भारत में एक अलग अंदाज है, अलग उसका गौरव है, और वो गौरव बढ़ाना चाहिए। आप उसको बढ़ाने के हिस्से में फिर आप उसको घटाना शुरू कर दिए, ये गलत है। और आज एक केंद्रीय मंत्री तेलंगाना के किशन रेड्डी साहब बोल रहे हैं हम ये 4 साल में उसको कटिंग करना सीखेंगे, कटिंग का हेयर कटिंग का काम सिखाएंगे, उसको धोबी का काम सिखाएंगे और बहुत सारे ऐसे काम सिखाएंगे। 4 साल के बाद उसका जो ये सैनिक का काम होने के बाद उन लोग जाके ऐसा कुछ उसका वो प्रोफेशन बनेगा कहते। एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग इन लोगों का, ये स्कीम के बारे में उसका अंडरस्टैंडिंग ये है। और केंद्रीय मंत्री ऐसा बात कर रहा है। अभी ये देश का सिक्योरिटी, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स बता रहे थे कल, 4 साल में 8 से 10 महीने आपको ट्रेनिंग में जाएगा, फिर 2-4 महीने उसके ऑन सी और ऑन एयर अलग ट्रेनिंग रहेगा, और उसका लीव्स जो है साल में 30 डेज है, 30 दिन है, वो निकालने के बाद उन्होंने 2.5 ईयर्स ही उन्होंने काम करता। ठीक है अवस्थी जी, जिस तरह से श्रीधर रेड्डी कह रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ पेंशन को बचाने के लिए और टेम्पररी जॉब्स देकर युवाओं को एक तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, और आप अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहे हैं। जिलानी साहब, आज कोई लेफ्टिनेंट जनरल साहब बोल रहे थे कि हम लोग आर्मी को यंग बनाना चाहते हैं। जिलानी जी, नहीं श्रीधर जी, मैं आपके पहले कुछ सवालों के जवाब ले लूं अवस्थी जी से। जी शुभेंदु जी। ये नासमझ है लोग। एक चीज समझिए, पहले सब लड़ाई जितनी होती थी वो बॉर्डर पे लड़ाई होती थी। अब दुनिया भर के सिस्टम बन गए हैं, हम 100 किलोमीटर दूर से भी बॉर्डर को देख सकते हैं, सैटेलाइट पे देख सकते हैं, और हमारी जो सेना की रिक्वायरमेंट हर 10 साल हर 5 साल में बदल रही है जी। अब इनको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये तो खाली विपक्ष में बैठे हुए हैं। हो सकता है आज जो हम 100 रुपए खर्च करते हैं, 65 रुपए खाली सैलरीज और पेंशन में जाता है।
जी। और आज हमको उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। आपको समझिए, पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन था 5 साल का, फिर 7 साल का हुआ, 10 साल का हुआ और 14 साल का हुआ। जी। जैसी जैसी सेना की जब जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती है, वैसी वैसी रिक्वायरमेंट पूरी जाएगी। अमेरिका और इजराइल तक में इस तरीके का प्रोविजन किया हुआ है। जी। यदि आज सेना में भारत की सेना में कोई और नए रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं है, तो क्या हमको रेड्डी साहब या विपक्ष की पार्टियां फोर्स करेंगी लेने के लिए क्या, या जबरदस्ती हम ले लें? मेरा यह कहना है कि अब इस समय पर जब हमारी फैसिलिटीज, हमारे ड्रोन्स, हमारे सैटेलाइट्स और बहुत सारी चीजों से हमारी रक्षाएं हो रही हैं और रिमोट वर्किंग हो रही है जी, तब हमको अपने को रीएवैल्यूएट करना चाहिए। यदि सेना की आज की रिक्वायरमेंट 4 साल की है, वो युवाओं के लिए भी है। जो युवा नहीं चाहते कि हमको 4 सालों में हमारे लिए ठीक नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन उनके और भी हैं। और इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? ठीक है श्रीधर रेड्डी जी, अगर दूसरे ममालिक इस वक्त अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, तो भारत देश भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकता है, जैसा कि अवस्थी जी बता रहे हैं। मैं क्या बदलाव की जरूरत है? नहीं, मैं बदलाव की जरूरत किस तरीके से? देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप लोग करते हो। 2.5 years में कोई काम करके आधा ट्रेनिंग करके बाहर आ गए और सीधा आपने सैनिक नहीं बन सकते। उसके बाद 4 साल के बाद आप क्या करना, वो सभी युवाओं को आप उसको क्या जवाब देंगे? आपके पास क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इससे पहले 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे बोल के पूरे देश को 8 साल हो गए, कहाँ 16 करोड़ की जॉब गए किसी को मालूम नहीं। और वो युवाओं में ये आंदोलन है, एक बार आप यूनिफॉर्म पहनने के बाद जी 4 साल में जो आपने सम्मान पाया है एक देश के सैनिक के नाते, उसके बाद आप उसको बोल रहे हो सिक्योरिटी गार्ड का काम करो। जैसा कोई आपका केंद्रीय मंत्री कहे कि सैलून बनाओ या धोबी गार्ड बनाओ, ये काम सिखाने वाले हैं कि आप? देश का सैनिक का एक अलग अंदाज है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है। आर्मी इटसेल्फ इज अ डिफरेंट प्रोविजन टुगेदर। जी, उन लोग देश सम्मान के लिए, गौरव बचाने के लिए जाते हैं, देश को रक्षा करने के लिए जाते हैं। तो आप देश के सिक्योरिटी ट्रेनिंग को कॉम्प्रोमाइज करते हो, देश के रक्षा को भी आप कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो। जी शुभेंदु जी, गवर्नमेंट आपने कोई बोल रहे थे बीजेपी के जो ये बात समझ में नहीं आएगी इनको रेड्डी साहब। अवस्थी जी, रेड्डी साहब का ये कहना है कि 4 साल के बाद जो सम्मान उसका था 4 सालों से, उसका आगे क्या होगा? और इधर किशन रेड्डी का वो हवाला दे रहे हैं कि किशन रेड्डी ये कहते हैं कि धोबी बनाएंगे, सलून बनाएंगे। क्या आर्मी में नौजवानों को इसी चीज के लिए लिया जा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, किशन रेड्डी साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है वो मेरे को स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैं उस पर स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, 4 साल वाले बाद नौजवान क्या करेंगे? उस पे जवाब दे रहा हूं मैं जी। भाई आज एक बात बताइए, आप और जितना भी हमारा युवा है वो 21 साल की उम्र के बाद जॉब ढूंढने जाता है कि नहीं? जी, 21 साल के बाद ही जाता है ना नॉर्मल हर युवा। मैंने भी 21 साल के बाद 22 साल के में भी जॉब ढूंढना चालू किया था अपने समय पे जी। और 21 साल में ये उसको एडिशनल चीजें मिलती हैं कि वो सेना के पास जाता है, उसके पास 23-24 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, एक उसको सर्टिफिकेट मिलता है, और पैरामिलिट्री सर्विसेज में यदि वो अप्लाई करता है तो उसको 10% कोटा भी मिला है आज के इसमें, कि जहां पे सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, इन सब में कोटा मिलेगा, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफाइल बनता है। और यदि वो प्राइवेट सेक्टर में और या वो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट की बॉडीज है उसमें जाता है, इसमें भी प्रेफरेंस मिलेगी। श्रीधर जी पहले सुन लीजिए, श्रीधर जी पहले सुन लीजिए। उस बच्चे को उसके 4 साल को डिसिप्लिन में लाके सेना में डेवलप किया जा रहा है, तो रेड्डी साहब को समझ में नहीं आएगा, विपक्षी लोगों को समझ में नहीं आएगा। 4 साल में आप डेवलप भी कर रहे हैं, लेकिन 75% लोगों को सेना छोड़नी पड़ेगी, 25% लोगों को ही आगे मौके मिलेंगे। तो वो 75% लोग क्या करेंगे जो 4 साल के बाद फौज से निकलेंगे? मैं वही कह रहा हूं, 25% लोगों को जॉब मिल जाएगा, 75% लोगों को बाहर जॉब मिलेगा। पर उस उम्र तक आते आते आपके पास 22-23 लाख रुपए इकट्ठा होगा। आ रहा हूं रेड्डी साहब आ रहा हूं। आप अपना जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, आपके लिए एक तरीके की ये ट्रेनिंग है। आज मैं यूएस में जाता हूं जी, और यूएस के अंदर जिन लोगों ने इस तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है उनको बड़ा सम्मान से देखा जाता है।
उनको उनके लाइफ के अंदर ज्यादा प्रमोशन मिलते हैं। ठीक है, परंतु ये एक नई स्कीम लाई गई है, आज के भारत के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान भी जुड़ चुके हैं, ताहिर बिन हमदान। मैं आऊंगा श्रीधर जी, पहले आप इनका जवाब दे दीजिए अवस्थी जी का। बार बार अवस्थी जी बोल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आता। अवस्थी जी, मैंने कॉर्पोरेट में 14 साल काम किया है और आई एम ए मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम एन एनसीसी सीनियर अंडर अफसर। से हूं, इससे मतलब नहीं है। आपके सुन लीजिए अवस्थी जी, श्रीधर जी जवाब दे दीजिए। टॉप लीडरशिप है ना, उनसे हम लोग बहुत बेहतर है। आप ये मसला समझिए, ऐसे माहौल में नहीं रहे कि दूसरों को कुछ पता नहीं है। आप ये देश में हर चीज को व्यापार कर रहे हैं। हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आप बेच देते हैं। आज आर्मी को भी व्यापारी धोरण से आप देख रहे हैं। आपको यही युवा को आप युवा बनाइए। कोई आज लेफ्टिनेंट जनरल बता रहे हैं कि हम वी आर मेकिंग दी मिलिट्री मोर यंगर। यस, आप इसको युवा रूप बनाइए, मगर परमानेंट लेने में क्या दिक्कत है आपको? ये 4 साल का जो तमाशा है कहां से बना रखी है? ठीक है, आप से कंपेयर करते हो, आप अमेरिका से कंपेयर करते हो। चाइना में, अमेरिका में जो एमोलमेंट्स दिए जाते हैं, जो तनख्वाह दिए जाते हैं, जो फैसिलिटी दिए जाते हैं, हमारे आर्मी को आप दे रहे हैं क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये देश कुछ अलग है, यहाँ का अंदाज कुछ अलग है। यहाँ का जो हमारे मिलिट्री है, आर्मी है, हमारे पूरे आर्म्ड फोर्सेस है, उन लोगों का कुछ रेस्पेक्ट अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। आप किसी से चर्चा नहीं करते हुए अपने अंदाज से आप कर दिए। आज पूरा देश आंदोलन में है। जो युवा 2 लाख युवा जो है 2 साल से आर्मी में रिक्रूटमेंट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, शरीक करने के लिए जो तैयार है, पूरा फिजिकल टेस्ट पास कर गए और रिटन टेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, हमारे साथ ताहिर बिन हमदान भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं, उनसे भी काफी देर चुकी। ताहिर बिन हमदान, जिस तरह से आप मुल्क में हालात देख रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर, सरकार चाहती है कि युवाओं को पहले कुछ मौका मिल जाए, वो आगे बढ़ें। उसकी पॉलिसीज भी और हैं और वो दूसरे देशों के हिसाब से अब इंडिया को, भारत को डेवलप करना चाहते हैं और वो इंप्लीमेंट आर्मी में भी करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? आदाब, नमस्कार सब लोगों को। जी, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं पहले उनका आभारी हूं, क्योंकि मुझे ये मौका दिया गया एक हिंदुस्तान के मुल्क के शहरी के नाते। जी, मैं 40 साल से सियासत में हूं। जी, हिंदुस्तान का तहजीब और तमीज, हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा बैरूनी मुमालिक हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो बैरूनी मुमालिक की तरफ देख रही है। मैं ये अपने आज के माहौल पर, कल अग्निपथ का जो वाकया हुआ, वो वाकया बहुत हिंदुस्तान में, इस मुल्क में बहुत शर्मनाक बात है ये। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए 1-2 बात इन लोगों के जवाब दे सकता हूँ। जी बताइए। तो आप अगर मैं एक शहरी के नाते अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इस बात को आप अग्निपथ के दृष्टि में ना देखते हुए, इस मुल्क जय जवान जय किसान, इस मुल्क में किसानों की हालत हम देख चुके हैं। 1 साल 1.5 साल पहले किसानों ने जो रोड पर आकर जो हिंदुस्तान में किसानों की एकजुटता बताई थी जी, लेकिन आज नौजवानों को 4 साल मिलिट्री में अपॉइंटमेंट कर उसमें से 75% निकालकर 25% क्रीम को लेना चाहते हैं। लेकिन ये शर्मनाक बात है, हिंदुस्तान में जो भी मिलिट्री में जाना चाहता है, नौजवान हो, अपना बाप अपने बेटे को इस मुल्क की सरहद पर भेजना चाहता है, इसलिए भेजता है कि इस मुल्क की तरफ कोई नजर उठाकर ना देखे। इसमें क्रीम निकालकर 75% को हटाकर क्रीम को रखना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नौजवान ये कह रहे हैं कि कल के वाकये के ऊपर ये धोखा है, ये फरेब है। लेकिन एक बात आपको सीधा बोलना चाहता हूं कि हमारे तेलंगाना राष्ट्र में टीआरएस सरकार है। कोई सी भी बात हो, केंद्र में एक मंत्री होने के नाते किशन रेड्डी साहब का कल का बयान आज हम लोग ने देखा। उन्होंने ये टीआरएस के ऊपर और टीआरएस के जो भी फ्रंट उनके दोस्ती पार्टी है, उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी वाले। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वाकया हुआ, बिहार में जो वाकया हुआ, हरियाणा में जो वाकया हुआ, वहां कौन सी सरकार है इस वक्त? ये सोचना चाहिए। बहुत शर्मनाक बात है। ठीक है अवस्थी जी, ये हवाला दे रहे हैं कि जो लोग 2 साल से
आर्मी में परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे, अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उनके सामने अब ये मसला आ गया कि अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं तो एक जवान फौज में पूरी जिंदगी लगाना चाहता है। उनके पास उनको या तो सरकार समझा नहीं पाई या फिर ये परमानेंट रिक्रूटमेंट को रोककर टेम्पररी रिक्रूटमेंट की शुरुआत हो रही है। दो चीजें हैं। एक बात कहना चाहता हूं मैं, जिलानी साहब, 9 साल से पहला ये है कि जिलानी साहब, पहली पॉइंट ये है कि जो लोगों ने ऑलरेडी फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है और रिटर्न टेस्ट में अभी उनका आया नहीं है, सरकार को उस विषय पर एक बार दोबारा विचार करना चाहिए जी। कि जो लोग अपने रिटर्न टेस्ट के लिए वेट कर रहे थे जी। पहला पॉइंट, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, सरकार भी इस विषय पर बात सोच रही है, विचार कर रही है। ठीक। दूसरा, जो लोगों का ऑलरेडी 2 साल निकल गया और जो 21 साल के एज को पार कर गए अभी, और वो इस 17.5 और 21 के बीच में नहीं आते हैं, तो सरकार ने ऑलरेडी 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है, ठीक है ना जी। अब ये आज की रिक्वायरमेंट है देश की। अब ये 4 साल में रिक्वायरमेंट में जो लोग फिट नहीं बैठते, आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या आपका न्यूज 18 उर्दू का है, वहां पे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और पहले 40 की होती थी, तो अब कोई इस पर यह ऑब्जेक्शन क्यों करे आके कि अब आप 10 ही लोगों को क्यों ले रहे हो? या पहले रिक्वायरमेंट किसी और चीज की थी, अब कंप्यूटर आ गया है तो अब दूसरे टाइप की लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ में नहीं आ रही हमारे विपक्ष को, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, विपक्ष को समझाना नहीं है, इस वक्त देश के युवाओं को समझाना है। देश का युवा ये पूछ रहा है कि अब हमारी परमानेंट पोस्टिंग होगी या फिर हम ये टेम्पररी पोस्ट के जरिए जाएंगे वहां तक। बिल्कुल, मैं वही समझाना चाह रहा हूं जी जी कि ये टेम्पररी पोस्ट एक जो नॉर्मल जॉब से पहले जो लोग मिलिट्री सर्विसेज करना चाहते हैं और पैरा मिलिट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग लॉन्ग टर्म सर्विसेज पे जाना चाहते हैं, तो बहुत सारी पैरा मिलिट्री सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज और भी सेना की सीनियर सर्विसेज अवेलेबल है, जिसमें वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग सड़कों पर आकर गाड़ियों को ना जलाएं और हमारे विपक्ष के लोग उनको सहायता ना दें। उनको खुद आना चाहिए विपक्ष के लोगों को सामने और कहना चाहिए इस तरीके की तोड़फोड़ करने से देश को कुछ नहीं मिलेगा। अभी आप भी मैं देख रहा था, आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक ऐसा जो लेफ्टिस्ट पार्टी है उसके लोगों ने बिहार में ये दंगा मचाया और उनके इंटरनल वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 2-4-10 लोगों को मार भी देंगे। अरे ये भारत को किस तरीके के और क्यों ले जाना चाहते हैं? कोई समस्या है आप आंदोलन करिए, पर आंदोलन का ये तरीका नहीं है कि आग लगा दीजिए, गाड़ी में आग लगा दीजिए। सुरेंद्र रेड्डी जी, आपका संरक्षण जो है मिल रहा है, आपका सपोर्ट युवाओं को मिल रहा है, एज ए अपोजिशन आप युवाओं को उकसा रहे हैं जिसकी वजह से युवा समझ नहीं पा रहे हैं। इल्जाम है बहुत बड़ा आप पर। मैं पहले ही बताया था, ये गलत इल्जाम है। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीति दल ऐसा हिंसा होना चाहिए बोल के सोचते नहीं है। ये इन लोगों का गलत सोच नहीं, अवस्थी जी का ये भी कहना है कि आप फिर युवाओं को ये तो कह सकते हैं कि ये दंगा मत कीजिए, ये आग मत लगाइए। ये तो किसी अपोजिशन लीडर की तरफ से बयान नहीं आया कि ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। नहीं जिलानी जी, आप गलत समझ रहे जी। हम लोग कल ही ये प्रकटना दिए कि हिंसा कोई रास्ता नहीं होता है जी। डेफिनेटली हम लोग हमारे आपके तरफ से लड़ेंगे जरूर। टीआरएस पार्टी, जो भी युवा आज आंदोलन कर रहे हैं, इसके जो मुद्दा लेकर हमारा मोरल सपोर्ट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को ये सब काम करने के लिए हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। नो, हम ये हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करते। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, आज की तारीख में ये जो टीओडी है, ये कैसा स्कीम है? ये टेम्पररी, इट इज मोर और लेस लाइक ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। कोई भी देश में आर्मी के जो जवान होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? उसके बाद में जाके आप लेकिन एक चीज ये भी है, 25% लोग जो है लॉन्ग सर्विस के लिए भी जाएंगे जो सेलेक्ट होंगे उसमें 4 साल बाद। खाली 25%। अवस्थी जी सही कह रहा हूं मैं? नहीं, 25% जाएंगे, फिर बाकी 75% उन लोग कहाँ जाएंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस में। आप क्यों निकालते क्यों हो? अगर उन लोग ठीक नहीं निकाले, 4 साल के बाद अगर आप लोग उसको और ट्रेनिंग दे दो और अच्छे टेक्निक्स दे दो और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस में देंगे परमानेंट। खाली आपने पेंशन के जो बजट है उसको बचाने के लिए ये सब तमाशा बना के रखी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का
बहुत गलत सोच है। ठीक है, आर्मी से- ताहिर बिन हमदान, आपकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यह नहीं कहा जा रहा है कि ये हिंसा जो है ठीक नहीं है, ये तशद्दुद ठीक नहीं है, युवाओं को नहीं करना चाहिए। इस स्कीम को समझे पहले, क्योंकि आर्मी की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि युवाओं को सही स्कीम के बारे में जानकारी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लिटरली अगर कोई प्रकटना देते हैं, हम ये ताहिर बिन हमदान जी, आप जो कह रहे हैं मैं उसे मानता हूं जी, लेकिन हुकूमत में रहने वालों की तरफ से ये आवाज उठना चाहिए कि एक जिम्मेदारी के तरफ तरीके से वो लोग बोलना चाहिए। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने वाले हैं, इससे ऐसा फायदा होगा। लेकिन शुरू ही में ही वो लोग ये बोलते हैं कि अपोजिशन वाले इल्जाम लगा रहे, अपोजिशन वाले एजिटेशन कर रहे, अपोजिशन वाले वरगला रहे, सिर्फ सियासी गेम खेलने के लिए कर रहे, सो काम जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के नौजवानों को आप जो वायदा करे इलेक्शन से पहले, हर साल 2 करोड़ जॉब देते, बोले 2 लाख जॉब दिए क्या? पहले आप बोलो जवाब दो, बोलो लोगों को, कौन से भी डिपार्टमेंट में हो तो 2 लाख जॉब दिए क्या? ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान की मिलिट्री के लिए जय जवान जय किसान जो कहता है नौजवान आज, वैसे लोगों को ही बाजू हटाकर इस देश को व्यापारियों के हाथ में दे देना चाह रहे लोग। ठीक है अवस्थी जी, जिस तरह से बात हो रही है सरकार की तरफ से, जब कभी भी कोई चीज सामने आती है, चाहे वो किसानों का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, ठीक है, और अब युवाओं का मामला है, आर्मी का, ये अब आर्मी के में भर्ती होने वाले ना तो युवा समझना चाहते हैं और ना अपोजिशन आप पर इल्जाम लगा रही है। आपने पहले यह तय क्यों नहीं कर दिया कि 75% लोगों के लिए हमने ये सेक्शंस रखे हैं, इसको पहले फोकस कर लेते तो शायद ये आज हंगामा नहीं होता। देखिए, आप समझिए कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है जी। मेरी समझ है, मैं उस अपनी समझ के हिसाब से बताता हूं। बिहार में एक जो ये कोचिंग सेंटर्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जितने भी बड़े पेपर आउट होते हैं वो उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं जी, और बहुत बड़ी स्कीम है ये। आपने पहले भी जो पीछे एक खान कोचिंग के नाम से सुना था, जब पीछे आंदोलन हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, तो इसमें उन लोगों ने उनको गलत बहकाया है। हम उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और आपको लगता है कि जो लोग आग लगा रहे हैं देश में, ये लोग क्या सोल्जर बनने लायक हैं? और मैं तो नहीं मानता बिल्कुल भी कि जो लोगों का भी नाम इस तरीके की हरकतों में आए, नहीं अवस्थी जी, इसमें कुछ युवाओं ने कल स्टेटमेंट मैंने देखा उनका कि हम तैयारी करके बैठे हैं परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम आर्मी में पूरी जिंदगी देना चाहते हैं और हमने रिटर्न टेस्ट दे दिया, हम ठीक है, हम अपने रिक्रूटमेंट के लिए देख रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी देना चाहता हूं। जिलानी साहब जी, और आप मुझे सिर्फ 4 साल के लिए लेंगे, अगर 4 साल वाले आ जाएंगे तो फिर ये परमानेंट जॉब के लिए जो देख रहे हैं उनका क्या होगा? सवाल वो अपने लिए उठा रहे हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है अभी कंट्री को। जी, मैं वही कह रहा हूं जिलानी साहब, यदि हम आपको आपके न्यूज चैनल को पूरी जिंदगी देना चाहते हैं, पर न्यूज चैनल को रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए मेरी जिंदगी भर की। आज की आर्मी की डिफेंस सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लान बनाया गया है। हाँ, जो 2 साल तक जिन लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है, अब युवाओं को सरकार कैसे समझाएगी? युवाओं को संतुष्ट कैसे करेंगे, इत्मीनान कैसे दिलाएंगे कि आपके लिए ये सारी चीजें हैं? युवाओं को हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जो युवा यहां पर हैं, इनके पीछे बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं जो उनको भड़काने में, आग लगाने में। हम एक्शन ले रहे हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हम भी उम्मीद करते हैं कि युवाओं को सरकार ने जो मौका दिया है उसको पहले सही तरीके से युवाओं तक पहुंचाया जाए, और उम्मीद करते हैं कि देश में लगी ये आग जल्द ठंड पड़ जाए और अग्निपथ के जरिए जो सरकार युवाओं के लिए फौज में भर्ती का एक समाधान तैयार की है उसमें वो लोग आगे बढ़ सकें। आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए बेहद शुक्रिया। आदाब।